नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है 2.0 उसमें टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक अगर किसी भी वर्ग का चाहे 6 to 8 या 9 to 10 या 12th तक का आप अगर हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए ये अभ्यास सेट 5वां है। 4 अभ्यास सेट जो है हम लोग कर चुके हैं, ये 5वां अभ्यास सेट है। तो आप लोग इसको अंत तक देखिए और कितना स्कोर होता है अंत में इसका जवाब दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग जो है कितना अच्छा तैयारी चल रहा है। इसमें बीपीएससी के अनुसार जो टीजीटी पीजीटी के 80 प्रश्नों का जो है अभ्यास कराया जाएगा, जो सिलेबस के अनुसार यहाँ कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं पीडीएफ पाने के लिए तो 249 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि जितना भी प्रैक्टिस सेट अभी तक हुआ है और जितना होगा सभी का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा और जितना क्लास अभी तक हुआ है उसका भी पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा और जितना होगा उसका भी भेजा जाएगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो करवा लें। दूसरी बात है कि आप लोगों को जो है खुशी का माहौल है क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग जो है ऑनलाइन करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग जो है ऑनलाइन पॉजिटिव माइंड से दीजिए, सकारात्मक सोच के साथ जो है ऑनलाइन कीजिए ताकि आप हमेशा जो है पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि नकारात्मक शक्ति आपको नीचे की ओर ले जाएगी। तो हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव बी रिजल्ट। तो आप लोग को हमेशा सकारात्मक सोचना है और ये सोचना है कि हमने सारी चीज़ों को पढ़ दिया है, क्योंकि अब हम लोग जो है हिंदी साहित्य लगभग ख़त्म कर चुके हैं। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को कल हम लोग ख़त्म कर देंगे, उसके बाद एससीईआरटी को देखेंगे। तो आप लोग जो है पॉजिटिव रहें और हमेशा जो है रिवीजन करते रहें, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो आप लोग जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, आपको जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप लोग जो है परिस्थिति को देखते हुए, अपनी समस्या को देखते हुए जो है 1 महीना में आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। समस्या को जो है साइड में रखकर तैयारी पे ज़्यादा फोकस दीजिए ताकि आप अच्छे रिजल्ट को हासिल कर सकें और ज़िंदगी में खुशमय जीवन बिता सकें। तो आप लोग मन से मेहनत कीजिए और जो है रिवीजन करते रहिए, जो बताया गया है सिलेबस के अनुसार पढ़िए। तो हम लोग चलिए आज के अभ्यास सेट को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैनकृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? यानी कथा शेष जो जीवनी है, ज्ञानचंद्र जिसके रचनाकार हैं वो किससे संबंधित है, किसके जीवन पे लिखा गया है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। मैंने जो है 4 विकल्प को बनाया है क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें 4 ही विकल्प रहेंगे। तो मैंने उसके अनुसार 4 विकल्प का यहाँ चयन किया है। पिछले बार जो है 5 विकल्प कराया जा रहा था तो उसको हटाकर मैंने 4 विकल्प में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि अब जो है 4 विकल्प ही रहेंगे और नेगेटिव मार्क नहीं रहेंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और उसी के अनुसार हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। अमृत रत्नाकर जो हैं उन्हीं के जीवन पे ये लिखा जीवनी है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? यानी प्रथम बार जो है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। गारसा दास्तासी हैं जो फ्रेंच भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। डिंगर भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। नायिका भेद
इसका विषय वस्तु है जो सूरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? यानी नई कहानी आंदोलन के साथ कौन से कहानीकार नहीं जुड़े थे, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, ज्ञान रंजन नहीं जुड़े थे। बाकी ये तीनों मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जो है इसको देखिए और अंत में जो है बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो इसका आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा, कुतुबन को माने हैं प्रेमाख्यान का प्रथम कवि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। कृष्ण बिहारी मिश्र मिस्र बंधु में नहीं है। बाकी सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र है। तीनों मिलकर जो है नवरत्न लिखे थे, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। और मिस्र बंधु मनोज इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, जेहार मिस्की मकुन तगाफूज दुराए नैना बनाए बतिया। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार दिया जाएगा पीडीएफ में। दुराए नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है? जेहार मिस्की मकुन तगाफूज दुराए नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी, आपको बताना है। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, रावरे रूप को रीति अनूप नए नोयरागत ज्यों ज्यों निहारिये किसकी पंक्ति है? रावरे रूप को रीति अनूप नए नोयरागत ज्यों ज्यों निहारिये किसकी पंक्ति है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, घनानंद की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें से गंगौरी गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? यानी किस उपन्यास में जो है गंगौरी गांव का चर्चा हुआ है, केंद्र बिंदु है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, आधा गांव जो रचना है उसी में इसका जो है चर्चा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो किस पे आधारित है, आपको बताना है। समस्या कौन सा समस्या को दिखाया गया है उसमें। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, जातिवाद को दिखाया गया है। ये जो है चीज़ें हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको हल्का लगने लगेगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो प्रश्न नहीं पढ़ता है समझ में आता है उसको हम लोग टॉपिक में देखेंगे, वो चीज़ें अभी पढ़ाई नहीं गई है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका जो तैयारी है टीजीटी से नेट लेवल पर की जा रही है, ताकि आप कहीं से कमज़ोर ना हो। तो आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11th to 12th का, तो आप जो है ये प्रैक्टिस सेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं सभी को ध्यान में रखकर बताया हूँ यहाँ पे और क्वेश्चन बनाया हूँ, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि तीनों का सिलेबस एक जैसा है, तो हम लोग जो है ऊँची चीज़ों को पढ़ेंगे, नीचे उसमें खुद ब खुद समाहित होती चली जाएगी। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म संगत है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, जैसा कि रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, विजयदेव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित है? यानी विजयदेव नारायण शाही की जो कविताएं हैं किस तार सप्तक में प्रकाशित हुआ था, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, तीसरा सप्तक में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में
कौन सा युग्म असंगत है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। कृष्ण गीतावली सूर्यदास की नहीं तुलसीदास की है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका असंगत ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। आखिरी कदम उपन्यास नहीं है, ये जो है नहीं है, बाकी सारा चीज जो है विभाजन समस्या पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? छायावाद का पतन किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो ये जो है पढ़ाया जा चुका है आलोचना में। अगर ध्यान आपको आ रहा होगा तो समझ में आ गया होगा। इसका सही जवाब आप लोग देख पा रहे हैं, विकल्प ग डॉक्टर देवराज का ये कृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, ठेरे पर हिमालय किसकी रचना है? ठेरे पर हिमालय किसकी रचना है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, विकल्प का हो जाएगा। धर्मवीर भारती की ये रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। 19वां प्रश्न है, कार्यक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कार्यक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। दादा कमरेड पहले आएगा, उसके बाद देशद्रोही, उसके बाद दिव्या, उसके बाद झूठा सच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। सरसेनी अपभ्रंश से है, क्योंकि हिंदी जो है खड़ी बोली का शब्द है और खड़ी बोली का उदय सरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अवधि भाषा में नहीं है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। कवितावली अवधि भाषा में नहीं है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, देसिर बैना सब जन मिठा जो जैसन जप हो अभट्टा किसका कथन है? देसिर बैना सब जन मिठा जो जैसन जप हो अभट्टा किसकी कथन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, विकल्प का सही हो जाएगा। विद्यापति की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धीरे धीरे जो है प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा, यानी हार्ड होता जाएगा। तो अगर आप अच्छे से बना रहे हैं तो आप ये ना समझिए कि आप लोग जो है अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपको और तैयारी करनी है। हम लोग स्तर बढ़ाएंगे तो आप लोग जो है थोड़ा सा कमता जाएगा आपका नंबर, तो आप स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। और आप लोग जो है अंत में कितना आपका सही होगा अंत में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और आप लोग जो है जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना फायदेमंद होगा। 24वां प्रश्न है, कर्मवीर के संपादक थे, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। माखन राज चतुर्वेदी जो है कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, उज्ज्वल निर्मणी किस आचार्य की रचना है? उज्ज्वल निर्मणी किस आचार्य की रचना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रूप गोस्वामी की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। ये राहुल संकीर्तयायन का कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है,
अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। राहुल संकीर्तयान का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम लोग जो है 10-12 तारीख से प्रत्येक दिन अभ्यास सेट करेंगे और फिर आज जो है 4-5 दिन टॉपिक को देख लेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग सब समय सभी चीज़ों को देखेंगे। 28वां प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है। पद्मावती समय यानी पद्मावती कांड जो पृथ्वीराज रासों में आता है उसके संबंध में यह कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। पद्मावत में संकलित है और पद्मावत के रचनाकार जायसी हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? आपको बताना है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प ख, शहंशाह का प्रशंसा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, संप्रदाय की जगह हो जाएगा ग्रंथ। ग्रंथ को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। विकल्प आपके सामने है। तो आप यहाँ पे देखिए, मृगावती जो है कुतुबन का है, सतवती कथा ईश्वरदास का है, चंदायन जो है मुरादावत का, हंसावली असायत का है। तो देख लीजिए कहाँ पे सही है इसका, यानी क ख ग कवन। इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग परीक्षा हॉल में बैठिएगा तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जानते हुए प्रश्न को आप लोग गलती करके आ सकते हैं। हमें पता है 1-2 प्रश्न सभी लोग गलत कर देते हैं जानते हुए। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा ताकि आपका अच्छा स्कोर 1-2 नंबर से बन सके। 32वां प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? आपको बताना है, यानी कितने अलंकार उसमें बताए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। 105 अलंकार का निरूपण हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है आपको बताना है। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, क्या सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, कविता करके तुलसी न रसे, कविता रसी पर तुलसी की करा। तुलसीदास के लिए यह प्रशस्ति वाचन इनमें से किसका है? यानी तुलसीदास के संबंध में ये जो है प्रशस्ति वाचन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये कथन है, वचन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, सुनकर क्या भूरा तुम भरा करोगे, मेरी भोरी आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी, सोई है मेरी मेन व्यथा। उपयुक्त पंक्तियां किसका है? ये पंक्तियां किसका है आपको बताना है। अब विकल्प जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प ढूंढना है कि कौन सा सही होगा।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग जो है सेट जो है मारिएगा तो सोच समझ कर मारिएगा और अंत में सच्चाई से देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, क्योंकि कई लोग जो है ज़्यादा नंबर दिखाने के चक्कर में ज़्यादा नंबर लिख देते हैं, कितना सही हुआ है जो हमें पता चल जाता है कुछ कुछ चीज़ें। तो आप जो है सच्चाई को ही लिखेंगे, क्योंकि ईमानदारी से किया हुआ मेहनत एक दिन जरूर जो है रंग लाता है। तो आपको ईमानदारी हमेशा बरतनी है ताकि हम जो है उसका अवलोकन कर सकूँ कि क्या कमी है आप में। तो आप लोग जो है सच्चाई से स्कोरिंग करके बताइएगा कि आपका कितना है, और वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, आदत बन सके सेट लगाने का, क्योंकि कई लोग जो है बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, हमें पता है। तो आप लोग जो है जो पढ़ने वाले हैं वो अंत तक बने रहेंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उठकर बीच में ही चले जाएंगे, छोड़कर बीच में ही यूज कर चले जाएंगे, हमें पता है। तो जो अंत तक बने रहिएगा उन्हें आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको जो ये कितना फायदेमंद कर रहा है। तो 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि कौन है? आपको बताना है कि तीसरा सप्तक के कवि कौन है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है तीसरा सप्तक के कवि है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। 38वां प्रश्न है, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कर्मभूमि में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है, निम्न आत्मकथा को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न आत्मकथा को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन किसका है आपको मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए, अर्धकथा बनारसी दास का है, सिंहम अवलोकन यशपाल का है, शिकंजे का सुशीला टकभौरे का है, नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का है। तो देखिए कौन सा किसमें सही होगा। अर्धकथा का तिरी, ख का फोर, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आप लोग जो है मैदान करने वाले को अच्छे से मिला कर देख लीजिएगा कि कौन सा सही है। जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करके आ जाइएगा, ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग जो है सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 40वां प्रश्न है, अमृत रत्नाकर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, कौन सी विधा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, संस्मरण है अमृतलाल नागर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? महादेवी वर्मा की किस कृति जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प घ सही हो जाएगा। मेरा परिवार में उनके जो है जीव जंतु का है, जैसे गिरु है, गिरहरी, सोना है यानी हिरन, गौरी है यानी गाय है, जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोला जाता है, खड़ा कसम खाकर झूठ बोला जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, कृष्णा अग्निहोत्री का ये कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है, सन 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया है? 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, श्याम सुंदर दास थे। और 1900 में जो है इसके संपादक चिंतामणि घोष थे, और 1903 में जो है इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बनते हैं, जो 1920 ईस्वी तक रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? वर्ष 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया था, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, कृष्णा सुब्बती को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य रचन किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य रचन किसने प्रस्तुत किया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, जॉन जॉक देरिडा जो है विखंडनवाद के प्रवर्तक थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग नाटक है जो धर्मवीर भारती का, उसमें कितने अंक हैं आपको बताना है। कितने भागों में बटा हुआ ये नाटक है। ये एक जो है गीति नाट्य है, तो आपको बताना है कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, 5 भागों में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, अंधेर नगरी मोहन राकेश का नहीं है, भारत तेंदु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं? कौन जो है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो ये जो है पढ़ाया गया है आपको उपन्यास वाले टॉपिक में, तब आप वहाँ ध्यान रख किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा। विकल्प ग सही हो जाएगा, ईरा चंद जोशी हैं। और कौन कौन है? अज्ञेय हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? यानी बच्चे का अनोखा वर्णन किस जो है कहानी में है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, ईदगाह में जो है हामिद रहता है उसका वर्णन किया गया है जो बचपन पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः अध्योपांत कहानी लिखता है, आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह किसका कथन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, दशरथ योद्धा ओझा जो है उन्हीं का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 52वां प्रश्न है, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन, कविता का स्वभाव ही छंद में रयमान होता है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत हैं। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें जो है टॉपिक में नहीं पढ़ाया गया है, तो हम लोग इसको प्रश्नों से यहाँ कवर्ट कर देंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और परसों से जो है SCRT शुरू किया जाएगा और उसके 5 दिन के बाद जो है व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे। तो कुछ करिए, शर्मिंदा ना करें कि व्याकरण कब पढ़ाया जाएगा, SCRT भी करवा दीजिए। हम लोग सारे चीज़ों को देखने वाले हैं, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है समय से आपका जो है 15 नवंबर तक लगभग टॉपिक जो है 90% क्लियर करवा देंगे, ताकि आप अच्छे से सेट लगा सकें, अपना जो है प्रदर्शन देख सकें। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, बच्चन सिंह का ये कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न है, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आज बेरोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उसका मूल्य नहीं समझा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह किसका कथन है? यह जो संवाद है किसका है आपको बताना है। तो यह जो संवाद है मरिका का है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है, किसका प्रतीक है आपको बताना है।
नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। पाशवी यानी राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहित और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध का यह परिभाषा किस विद्वान का है, आपको बताना है। यह परिभाषा जो दिया गया है किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। अगर थोड़ा सा शब्दों को देखिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जो है शब्द थोड़ा सा कनिष्ठ है, तो भागीरथ मिश्र जो है वो प्रयोग किए हैं क्योंकि काव्यवादी आचार्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न है, तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 अन्य पैसे मिल जाते। उपयुक्त कथन किस कहानी से दी गई है। उपयुक्त कथन किस कहानी से दी गई है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। राही कहानी सुभद्रा सिंह चौहान का है, उसी से ये दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। यह किस कहानी से उद्धृत है। यह किस कहानी से उद्धृत है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। गैंग्रीन कहानी जो अज्ञेय का है उसी से ये पंक्ति दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण कहानी, नाटक, उपन्यास है उसको हम लोग जब व्याकरण और SCERT बुक खत्म हो जाएगा तो बीच बीच में एक एक टॉपिक को देखते जाएंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम जो है सभी टॉपिक को आपको समय जो है पूरा करवा देंगे। और आप लोग भी जो है मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और घर पर हिंदी का अगर कोई बुक रखे हुए हैं ऐसे सरस्वती पांडे का बुक खरीद सकते हैं जो अच्छा है, और व्याकरण में वासुदेव नंदन प्रसाद का रख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। और ऐसे आपके पास जो बुक है उसको पढ़िए और नोट्स का रिवीजन करते रहिए। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है, किसने दिया है आपको बताना है। सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन है जो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुआ। देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुआ आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। 1947 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। यानी केंद्रीय हिंदी निदेशालय है जो कितना स्वर और कितना व्यंजन जो है वर्णों को स्थान दिया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 11 स्वर्ण और 35 जो है व्यंजन वर्ण माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है। प्राचीन का उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। अर्वाचीन जो है प्राचीन का विलोम शब्द है। अगर पुराना रहता तो नया हो जाता, लेकिन यहाँ प्राचीन एकदम सटीक खोजना है तो अर्वाचीन जो है प्राचीन का विलोम शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 64वां प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। लेखक जो है व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है, बाकी सारे व्यक्तिवाचक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न है, राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है कौन सा है आपको बताना है।
तो कर्म देखना है, रोटी नहीं खाता है, कर्म कर रहा है, तो हराम से रोटी नहीं खाई जाती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको बताना है। तो अगर कर्ता ने कर्म को करण से, ये बारे आपको टॉपिक याद है तो पता चल गया होगा, अधिकरण में पर। तो तोता डाली पर बैठा है, तो इसका सही हो जाएगा अधिकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है, विकल्प के अनुसार सही ढूंढना है। अगर दिमाग लगा रहे हैं तो आपका जो सही आंसर जाएगा सारस जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद कौन सा है, आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद कौन सा है, आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अनुजोड़ एसन यानी अन्वेषण, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न है, दोपहर में समास है। कौन सा समास है दोपहर में, आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। दोपहर में कौन सा समास है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 70वां प्रश्न है, अन्न उपसर्ग से बना शब्द है। अन्न उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, आपको बताना है। अन्न उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, आपको बताना है। तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, अन्न से अनंत शब्द बना है, अनंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, आपको बताना है। गौरव अगर देख रहे हो तो यहाँ जो है अ तद्धित प्रत्यय से बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से विदेशी शब्द हैं, इनमें से कौन जो है विदेशी शब्द है, आपको बताना है, विकल्प के अनुसार सही प्रश्न का सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, कतार जो है विदेशी शब्द है, बाकी तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जो है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, नियत जो है भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सारे भवितव्य, नियति, प्रारब्ध सारे जो है भाग्य के पर्यायवाची शब्द हैं, नियत जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अचर और अचरा का सही अर्थ है। अचर और अचरा जो है शब्द का सही अर्थ क्या होगा, आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अचर माने पर्वत और अचरा माने पृथ्वी, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न है, निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है। निम्न में से उन्मूलन शब्द का कौन सा विलोम है, आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। आप लोग के पास जो भी व्याकरण है उसका स्टडी करते रहे, जो कोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे टॉपिकों को आप लोग व्याकरण वाले सेक्शन में देखते रहें, ताकि ये व्याकरण सेक्शन आपका अच्छा हो सके। क्योंकि 30 नंबर जो क्वालिफाइंग पेपर है वो व्याकरण से ही पूछा जाएगा। उसमें जो है 22 प्रश्न जो है हिंदी का रहेगा और 8 प्रश्न इंग्लिश का रहेगा। तो 22 नंबर अगर यहाँ पढ़िएगा जो है व्याकरण, तो वहाँ भी क्लियर आपका होता जाएगा, ताकि आप अच्छा स्कोरिंग कर क्वालिफाई पेपर भी अच्छे कर सकें। तो आप जो है दोनों क्लियर होगा, यहाँ पढ़िएगा तो वहाँ भी काम करेगा। तो इसका जो सही है रोपण जो है विलोम शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी है, इसमें देखना है कि कौन सा जो है शब्द शुद्ध है, विकल्प आपके सामने है, सही शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कवित्री जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, आप लोग जो है जवाब दीजिए। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं, विकल्प घ, भारत की राजभाषा हिंदी है, शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है अंतिम अवस्था में 2-4 प्रश्न और है। 78वां प्रश्न है, राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था में सही वाक्य भेद है। इसमें कौन सा सही वाक्य भेद है, आपको बताना है, कौन सा वाक्य है ये।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है कि क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, प्रत्यक्ष करिए प्रमाण क्या, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने हैं। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा इसका अष्टाध्यायी। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ बताया गया है। तो हमें लगता है ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आप लोग जो है अच्छे स्कोर कर सकिएगा। हमें आशा है नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे स्कोर कर सकिएगा। अब आप लोग जो है कितना आपका स्कोर हुआ है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें इस अभ्यास सेट में आपका कितना सही हुआ है। हमें आप कमेंट करके बताएं और सच्चाई से बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ताकि हम एनालिसिस कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आप लोग जो है साथ अंतिम तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ये आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। इस बार जो है नोटिफिकेशन में सीटें नहीं बढ़ी है, लेकिन एक जगह पॉइंट किया हुआ है कि बढ़ सकती है, घट सकती है। तो हो सकता है अंतिम में जुट जाए सीट, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट होने वाला है। मात्र 1 महीना आपसे हम मांग रहे हैं आपके जीवन के लिए। तो आप अपने जीवन के बनाने के लिए हमें 1 महीना समर्पित कर दीजिए, और हम आपकी तैयारी को अच्छे ढंग से अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाएँगे और आपको जो है अपने लक्ष्य हासिल करने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहें और नोट्स का रिवीजन करते रहें, क्योंकि नोट्स का जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फ़ायदेमंद है। क्योंकि प्रश्न जो है घुमा कर पूछा जा सकता है शब्दों में, लेकिन चीज़ें वही सब रहेगी। तो आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करें और हमारे चैनल पे बने रहें। आपका कितना स्कोर हुआ है हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और अगर जो PDF इसका पाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाए हैं, तो मेरे नंबर जो है उस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर आप लोग जो है 249 रुपया का फ़ोनपे या ATM कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद हम जो है आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे और आपकी तैयारी को गति प्रदान करेंगे। क्योंकि आप लोग PDF लीजिएगा तो उसमें क्लास का सभी PDF और प्रैक्टिस सेट का सभी PDF दिया जाएगा। तो आप लोग 1-2 बार बनाइएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और आप लोग अच्छे ढंग से तैयार होकर जाइएगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो करवा दें, और आपका इसमें कितना नंबर आए हैं कमेंट करके हमें बताइए। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।